मिर्जापुर के रमाकांत पंडित, खासकर उनका वो सीन जब वो कट्टा निकाल के रख देते हैं, चाटा लगाते हैं उसको आप समझ बढ़िया की दुनिया में लेकर तो कितना वो ऑफ लगता है। क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मुझे टिपिकल विलेन प्ले करना है तो मुझे कई स्किल एक्वायर करनी पड़ेंगी उसके लिए ना। और मुझे इनके साथ मजा बड़ा आता है काम करने में। ये जो यहाँ बोल रहा है इसका बिल्कुल उलट बातें करता है वहाँ पे। तो ये कास्टिंग का क्या प्रोसेस कैसे रहा बड़ा नाम करेंगे के लिए? पहले तो राजश्री ने मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, मुझे लगा कि स्कैम है तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर व्हाट्सएप पे मुझे स्क्रिप्ट आई और बोला कि आप इतने दूर आ जाइए। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार स्कैम अगर है तो मैं इतनी दूर जाऊं। और जब मैंने ऑफिस का सेटअप देखा तब मुझे लगा कि यार गलती हो गई। मैं स्काईफोर्स के लिए उस समय शूट कर रहा था, जिम उस पैकअप हुआ, मैं जिम गया हूँ, मैं जिम कर रहा हूँ, तब मुझे कॉल आया कि आपका हो गया है। मैंने वही उठाया फोन, मैंने कॉल कर दिया तो सामने से पापा का जवाब आया कि प्राउड ऑफ यू बेटा। तब मुझे हिट किया कि अच्छा मैंने कुछ बड़ा कर लिया है यहाँ पे ना, बड़ा नाम किया, मैंने कुछ बहुत ही बड़ा कर लिया है क्योंकि पापा के साइड से आज तक आया नहीं था। स्काईफोर्स में यार आप लोग ध्यान नहीं दिया होगा कि सबसे पब्लिक कंफ्यूज है कि फिल्म का हीरो कौन है, अक्षय कुमार है कि वीर पहाड़िया है। तो उस बीच में इन्होंने पैंथर का रोल किया है। तो कैसा रहा सेट पे होना, कैसा है अक्षय कुमार के साथ सेट पे होना? सेट पे वो बैठे थे, अक्षय सर गए, एक शॉट देकर आए, आकर बैठ गए। उत्ते में एक बंदा भागते भागते कुछ वुडन लॉग लेकर जा रहा था शायद, जो कि अक्षय सर के सर पे ऐसे लग गए और वो इतनी तेज तो लगी कि हम सबको आवाज आई। पूरे सेट पे सन्नाटा। जैसे सूरज बजाता है, जिक्र आता है, वैसे ही सलमान खान का नाम आ जाता है। मैं एक दफा मिला उनसे, लेकिन बहुत ही ब्रीफली ऐसे पार्टी में, तो ऐसा कुछ ज्यादा इंटरेक्शन। सर पार्टी करके आया उनके साथ? सलमान खान का नहीं वो पार्टी नहीं थी, वो गणपति था उसका पार्टी थी। जैसे पंचायत मान लीजिए, एक नॉर्मल सी शांत सी चीजें हो रही है, गांव है, वहाँ पे लोग हैं, एक पंचायत है ना, उसके बाद आपकी गुल्लक आती है, ये जो मंडेन है अचानक से एक्साइटिंग कैसे हो गया फिर? अगर किसी अच्छी कहानी को जो सिंपल है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप कितना भी बार पिज्ज़ा और वो बर्गर खा लो, आप चाइनीज़ खा लो, कहीं दाल चावल खाने का तो आपको मन करता है घर आऊँगा और मैं सिंपल वो घी डाल के दाल चावल खाना चाहता हूँ। ये वही है। वो कौन सी फिल्म या सीरीज लास्ट आप लोगों ने देखी जो आपको याद रह गई तीनों लोगों को? लापता लेडीज तो मैं शायद कभी नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मैंने ऑडिशन किया था स्पर्श के कैरेक्टर। अच्छा, तो लापता लेडीज पूरा दिल गया। उसको बताओ। पर मैं नहीं, एक मैडो की मुंजा है ना। अच्छा, आप याद नहीं देखी? मुझे नहीं। हेलो, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं द लेजेंड टॉप। हमारे साथ जो टीम है, ये टीम बैठी है, एक बड़ी प्यारी सी वेब सीरीज आई है जिसका नाम है बड़ा नाम करेंगे। उसके स्टार कास्ट और डायरेक्टर जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, राजेश, पलाश और ऋतिक जी, आप लोग का स्वागत है। ऋतिक जी का पहले हो। ऋतिक जी का बिल्कुल स्वागत है। कैसे ऋतिक जी आप? बहुत अच्छा था अभी तक तो जब से इस पैनल में बैठा हूँ। अच्छा, मैं सीरीज से शुरू करूंगा। इस सीरीज के शो रनर हैं सूरज बड़जात्या। सूरज बड़जात्या जी राष्ट्रीय फिल्म की पहली वेब सीरीज है ना, जिसके शो रनर हैं वो। तो उनका जो ये पहला वेब सीरीज है, तो उनको क्या ब्रीफ था सीरीज को लेके, शो को लेके? तो जैसे मैं सर के साथ पहले जुड़ा तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूँ कि ये कहानी सूरज सर के पास 2013 से पार्क थी। ये मनस्वी जो इसके इनिशियल राइटर थे वो आए थे और सर को तब कहानी अच्छी लगी थी। मुझसे वो काफ़ी टाइम बाद मिले। सूरज सर ने गुल्लक देखा दोनों सीज़न और उनको देख के बड़ा अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। अब मैं फिर मिलने गया तो मेरे लिए देखिए, मैं जहाँ से आता हूँ, मैं कोई फिल्म स्कूल से बिलोंग नहीं करता हूँ। जो देखा है वो सीख के देखा है। तो वो उन कुछ चुनिंदा डायरेक्टर्स में से जिनको देख के आपने सीखा है बहुत सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ क्राफ्ट। तो मेरे लिए तो वो थोड़ा सा वो ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस जो होता है ना, कि जिसको देख के आपको लगता है कि यार आप कहीं गुरु के साथ ही आ गए हो जिनको देख के आपने सीखा है। मैंने प्यार किया, हम आपके कौन, वो मेरे को अभी भी मेरे ऐसा मेमोरी में, नॉस्टैल्जिया में वो चीज़ है जो मैंने बचपन में सिंगल स्क्रीन थिएटर में देखा था और वो एक्सपीरियंस मैंने बहुत कम देखा है कभी भी। तो मैं उनसे जाके मिला, उन्होंने, सर ने मुझे कहानी बताई और अराउंड 2 साल 2.5 साल पुरानी ये बात है। सर ने मुझे कहानी बताई, कहानी बड़ी अच्छी लगी इसलिए भी कि वो कहानी जितनी मॉडर्न टेक है और उतनी ही रूटेड है, उतनी ही वो छोटे शहरों की भी कहानी है और जो छोटे शहर से बड़े शहर लोग आते हैं उनकी एक जद्दोजहद होती है और कैसे एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं और जो एक छोटा शहर पीछे छूट गया है वो उसको भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कि ये कहानी थी तो दिल से बड़ी कनेक्ट कर गई ये कहानी। और फिर एक प्रोसेस चालू हुई जिसमें विदित त्रिपाठी, वो जो गुल्लक 4 उन्होंने लिखा था तो वो जुड़े साथ में और फिर इसकी राइटिंग चली। मैं, सूरज सर, मनस्वी, विदित, हम एक 9 से 10 महीना इसकी राइटिंग ख़त्म हुई। जब हम ऑन पेपर श्योर हो गए कि अब ये चीज़ है और ये इस पे हम टोटली बिलीव कर रहे हैं, कहीं पे जो हम बोलना चाह रहा है अच्छे। फिर उसके बाद एक लंबी प्रोसेस जो कि कास्टिंग की प्रोसेस थी,
प्री प्रोडक्शन की प्रोसेस थी, फिर वो चालू हुई। तो काइंड ऑफ उसको गुल्लक के मेकर्स ने ये शो भी बनाया है, जैसे आप डायरेक्टर रहे हैं और जो आपने दूसरा नाम बताया विदित त्रिपाठी, उसने गुल्लक सीजन 4 यस तो डायरेक्ट किया है कि लिखा है उन्होंने? वो लिखा था उसने, लिखा था। हाँ, तो वो आप लोगों ने मिलकर ये शो लिखा है? तो हाँ मिलके शो लिखा है, विदित ने ही लिखा है। देखिए हम तो डायरेक्टर है, हमारा काम है, अगर मैं प्योर क्रेडिट जाएगा विदित और मनस्वी का क्रेडिट है एज अ राइटर। एज अ डायरेक्टर आप बैठते हो और आपका एक विजन है, आप जो बताने की कोशिश करते हैं कि मैं कहीं इस कहानी को यहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ, इस किरदार से बुलवाना चाह रहा हूँ, और फिर जो कमाल है वो तो देखिए उनका है इसमें। अच्छा, जैसे सूरज बड़जात्या का एक वो है, एक उनका मार्का है, छाप है, जब कोई चीज करते हैं तो उनकी छाप उसके ऊपर नजर आती है। जी जी जी। जैसे अगर आप ये शो देखेंगे तो उनके जो एलिमेंट्स हैं, जैसे एक तो रिच और पुअर और वाला जो एंगल है कि लड़की के फैमिली वाले थोड़े से मिडिल क्लास हैं और लड़के वाले रिच हैं, और उनका एक खास पेशा होता है, बड़े शालीन सभ्य टाइप के लोग होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल ऐसे खादी वादी के, है ना। तो जब आप सीरीज बना रहे थे तो एक मॉडर्न टेक होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए बना रहे हैं, तो उसमें सूरज बड़जात्या का कितना दखल होता था? मतलब उसमें देखिए सर का, मैं बोल रहा हूँ सूरज सर तो इनफैक्ट ना, जब कहीं ना कहीं देखिए मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि राजश्री का पहला ओटीटी है, तो जिस तरह की फिल्मोग्राफी और जिस फिल्मों के लोग फैन रहे, दीवाने रहे, कि मुझे उस ऑडियंस को भी केटर करना है, साथ में एक मेरी वॉइस है वो भी मुझे साथ में लेके आनी है। मेरे लिए एक रिलेटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस भी तरह के लोगों को हम देख रहे हैं शो में, चाहे वो रिच क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लेकिन लोगों से वो रिलेट करें, जो ऑडियंस देख रहा है उनको लगे कि यार इन लोगों को मैं जानता हूँ, कहीं भी ये फील ना, कोई दूरी ना रहे कि मैं मतलब होते होंगे बट मुझे नहीं पता ये लोग कौन है। तो अप्रोच वही रही, और उस अप्रोच को सूरज सर ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया इनफैक्ट, कि दखल से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ कि वो गाइडेंस था उनका, सूरज सर का, जहाँ पे, और मैं बोल रहा हूँ किसी भी डायरेक्टर के लिए वो एक ना स्ट्रॉन्ग बैकिंग एज अ प्रोड्यूसर, एज अ शो रनर, अगर एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग हो तो हमेशा वो अच्छी कहानी बोल पाता है, जब क्योंकि उसकी वॉइस को एक सपोर्ट मिलती है। तो सर से एक्चुअली वो मिला, जहाँ पे कहीं हमारे सर एक किसी किरदार को एक तरीके से देख रहे हैं, और जैसे अब राजेश सर का ही था, जब हम लोग का इनिशियल ये फूफा जी प्ले कर रहे हैं, एक कलेशी फूफा जी प्ले कर रहे हैं जो बीच में आते हैं और थोड़ा सा फूफा जी कह दिया वो इनफ था। हाँ इनफ है, तो हमने बोला कि फूफा जी करेंगे और कलेशी बनाएंगे और उस पर डिग लेते हैं, और वो कुछ एक बात है जो एंड में उस पर बोलते हैं बड़ी प्यारी सी, उस चीज़ पे भी। तो अब जब इनिशियल जो था वो कहीं वैसा सोचा नहीं था, लेकिन जब हमने जैम करना चालू किया सर के साथ तो कहीं एक आइडिया था कि इसको मतलब कहीं वो ब्लैक ना हो, उसके भी जो रीजंस हैं वो करेक्ट होने चाहिए। फूफा जी बिलीव करते हैं जो वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ना वो ग्रे कैरेक्टर है जहाँ पे मुझे कभी इन पे भी दया है। और जब हमने करना चालू किया, सूरज सर को देख के बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छी अप्रोच है। सर ने कभी मुझसे नहीं पूछा होगा पलाश ये शॉट ऐसा क्यों लगाया। कितना फ्रीक्वेंटली आते थे सेट्स पे? सेट पे सर आते थे, काफ़ी आते थे सेट पे। जैसे हम लोग हर स्केट, हमारे बहुत जगह जगह इंदौर में, उज्जैन में, बॉम्बे में हमने शूट किया। हर स्केट में सर आए, सर ने देखा, सर बैठे, लेकिन सर बहुत ऑब्जर्व करते थे। और सर को मैंने अब इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, लेजेंडरी फिल्म मेकर है, तो मुझे लगता था कि मैं थोड़ा सा कि मैं बताने लग जाता था सर को कि ये मैंने इसलिए लगाया है, मैं एक्सप्लेन। तो सर ने बोला पलाश मैं कंप्लीटली ट्रस्ट करता हूँ, मुझे पता है, कर, आई ट्रस्ट यू। अब वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे होता है कि जैसे सूरज बड़जात्या इतने बड़े नाम, जैसे आप बता रहे हैं कि लेजेंड है ना वो, तो फिर उसमें इंडिपेंडेंट वॉइस जैसे आपकी जो वॉइस है, हाँ, है ना, उसको सामने ले आ पाना कितना डिफिकल्ट हो जाता है कि आप जो कहना चाहते हैं, सूरज बड़जात्या जो कहना चाहते हैं, उन्होंने फिल्मों के थ्रू का एक सीरीज बना रहे हैं, उसके थ्रू कुछ कह रहे हैं, तो उसमें आप फिर अपनी वॉइस कहाँ लेके आते हैं? कितनी आसानी से लेके आ पाते हैं, कितना डिफिकल्ट रहता है? नहीं, बहुत आसानी से ला पाया एक्चुअली, क्योंकि क्या हुआ ना, ऑन पेपर हमने एक तो लिखाई बहुत टाइम लिया हमने। हम जब उनके आप फिल्में भी देखे होंगे, वो अब जब तक वो शोर नहीं होते बनाते नहीं है फिल्म। तो हम लोग ने जब तक राइटिंग खत्म नहीं हुई, हम लोग शोर नहीं हुए, जहाँ पे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो सर बोलना चाह रहे हैं, हम लोग भी एक पेज पे हैं, हमारी वॉइसेस मैच कर रही हैं, तभी हम गए। तो कहीं भी किसी तरह का ना ये नहीं था, कोई कन्फ्यूजन नहीं था कि ये सोचा था बट ये ऐसा होगा नहीं। ऑन पेपर हम लोग बहुत क्लियर थे। और उसके बाद जब ये सारे एक्टर, ऋतिक जुड़े, राजेश सर जुड़े, और कमाल के एक्टर थे सारे, जमील सर हो गए, अलका अमीन मैम हो गई, सारे का सारा, मतलब कमलजीत सर हो गए, चित्राली मैम है, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी है, जो आयशा जो लीड प्ले कर रही है ऋतिक के साथ, काडुस्कर, तो इतने सब कमाल के और बहुत बड़ा एंसेंबल है। अब जो सोचा था, फिर इन्होंने जब उन कैरेक्टर्स को जिया, वो कहीं और लेके गए। फूफा जी वो हर जगह हैं। अभी मिर्जापुर 3 आया था, अभी दिल्ली क्राइम आएगा, बीच में एक बड़ा नाम करेंगे, फूफा जी एवरीवेयर। तो फूफा जी के रोल के लिए मतलब राजेश चालंगी को कास्ट करने का मतलब क्या आइडिया था? क्योंकि देखिए सूरज बड़जात्या की जो फिल्में होती हैं, शोज, मतलब फिल्में ही रही हैं तो उसके अंदर ना कोई डार्कर शेड से कैरेक्टर नहीं होते हैं ना, मतलब वो व्हाइट है तो ऑफ व्हाइट हो सकता है, वो बिल्कुल ब्लैक नहीं जाता है। तो राजेश चालंगी को कास्ट करने का वो कहाँ से आइडिया आया? देखिए, एक
ना एक तो ये पॉइंट था कि मेरे को था कि एक नेगेटिव कैरेक्टर है, मतलब अगर प्रॉपर नेगेटिव, आउट एंड आउट, लेकिन आप एक पॉइंट पे उनका रीजन आता है कि अच्छा इनका ये रीजन है कि बिना मतलब के नेगेटिव नहीं है, जस्टिफाइड है वो, मतलब जस्टिफाइड है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कई बार अब जैसे मैं छोटा था, मेरे कोई घर में एक मेरे रिश्तेदार थे, बहुत क्लोज थे मुझसे, हम बच्चे मिलके ना कुछ ऐसा प्रोग्राम कर रहे थे, हमने प्रिपेयर किया था, वो आए और उन्होंने बोला ऐसे करो ऐसे करो, तो मैं बच्चा था, मैंने बोल दिया यार आप मत करो ना, आप बच्चों को करने दो ना। अब उनको बुरा लग गया, अब घर पे हंगामा हो गया, उन्हें बुरा लगा हुआ है, तो ना चाहते हुए भी मैंने हर्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें इसकी भी गलती है ऋषभ की, कि फूफा जी को कहीं उठपटांग बोला, कहीं इनका कुछ एक बिजनेस प्लान था जहाँ पे इसका इंटेंशन नहीं था, तो एक वो भी रीजन है। और एक और रीजन है, मुझे शायद से स्पॉइलर नहीं देना चाहता, बट एक तरह के रिलेशनशिप में है ये किसी, जिसमें भी कुछ चीजें मिसिंग है। तो पॉइंट ये था कि इस कैरेक्टर को निभाने के लिए, जब राजेश सर का मैं काम देख ही रहा था, हम सारे फैन हैं राजेश सर के, तो क्या होता है ना कि जैसे मेरे को इनका मुक्काबाज का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट है वो। बाकी तो जो कमाल का काम कर ही रहे, चाहे वो डेली क्राइम हो चाहे मिर्ज़ापुर हो, बट मेरे लिए ना मुक्काबाज में एक फादर है, और वो मुझे दिखता है कि वो फादर नेगेटिव हैं वहाँ पे, लेकिन वो फादर सफ़र भी कर रहे हैं। वो विनीत बोलते हैं ना वहाँ पे कि आपने क्या उखाड़ा है आज तक, तो वो वहाँ पे वो भी बेचारे हैं, वो मतलब एक्चुअली कुछ नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे उनके लिए बुरा लगता है, मतलब विनीत के लिए लग रहा है वो हीरो, उसके वो बीट्स में ले हुए, बट आई वाज फीलिंग फॉर हिम। तो मेरा था कि इस तरह के कैरेक्टर जब अगर फूफा जी निभाते हैं तो मतलब वो मैं एज अ डायरेक्टर ही फील कर रहा हूँ शूटिंग में कि नहीं यार ये तो अच्छे हैं, शायद से अगर ये सिचुएशन दूसरी होती तो ना ये ऐसे नहीं होते इस तरह के, है ना। अगर आप इनका चेहरा भी देखोगे तो चेहरे से भी बहुत नेगेटिव नहीं लगते, बहुत प्यारे लगते हैं। तो अब मैं वही बोल रहा हूँ कि चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस हो सर का, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, जहाँ पे उस बारीकी के साथ उस शेड को निभाना, एक विलनस बाप जिसका मेन मतलब एंटागनिस्ट जो है उसकी लड़ाई तो अपने घर वालों को प्रूव करने में थी ना कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे, अब ये विलन है उसमें, लेकिन उनके लिए मेरे को फील हो रहा था, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। तो मेरा था कि मैं सर को आऊँगा और सर मुझे पता है 100% इसको इतने अच्छे से निभाएंगे कि वो करेक्ट बैठेंगे कि अगर हम स्टीरियोटाइप फूफा जी पे खेलना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर उसकी एक बैक स्टोरी हम ऑडियंस से कनेक्ट करा दें तो वो फूफा जी क्यों ऐसे, वो भी ऑडियंस को लगेगा कि अच्छा। नहीं, वो इंटरेस्टिंग टेक इसलिए है ना क्योंकि राजेश तलंग का जो एक छवि जो है अच्छे एक्टर के अलावा उनको लोग कैसे याद करते हैं, मिर्जापुर के रमाकांत पंडित, खासकर उनका वो सीन जब वो कट्टा निकाल के रख देते हैं, चाटा लगाते हैं, उसको आप समझ बड़ी आता है कि दुनिया में लेके आओ तो कितना वो ऑफ लगता है, वियर्ड लगता है कि ये क्या है, ये कुछ क्रेजी है। तो इसलिए मेरे को लगा कि वो सवाल वहां पे होना चाहिए। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सुमन भगत के साथ काम करके? मुझे गालियों और गोलियों की दुनिया से निकल के आपको एक शालीन सभ्य दुनिया में जाने का मौका मिला है। नहीं मेरे को मतलब मैं शालीन और सभ्य दुनिया में गया, लेकिन मेरे में थोड़ी सी चरित्र में थोड़ी असभ्यता थी ना, तो मुझे थोड़े एक अच्छा मिडिल ग्राउंड मिला घुसने के लिए। हालांकि तो जब पलाश सर से पहली बार मिला था तब मैंने इनको यही कहा था कि यार मैं इसको है ना एक टिपिकल विलेन की तरह नहीं प्ले करना चाहता हूँ, इसकी जस्टिफिकेशन इसकी अपनी, क्योंकि मुझे लगता है हर चरित्र अपने आप को तो हीरो ही मानता है ना, अपनी जिंदगी का हर कोई व्यक्ति हीरो है, तो उसका अप्रोच वैसे करना चाहता हूं। और इन्होंने कहा कि हम तो वैसे ही देख रहे हैं, तो आई वॉज रिलीव्ड बिल्कुल शुरुआत में ही, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मुझे टिपिकल विलेन प्ले करना है तो मुझे कई स्किल एक्वायर करनी पड़ेंगी उसके लिए ना। तो ये हुआ, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा वो। आपने एक सवाल भी मुझसे पूछा था, मुझे याद है, मुझे इतना सही लगा कि ये इनकी बुआ से शादी हुई है, और वो बुआ को हम देखते हैं कि कुछ एक रीज़न रहा है कि उनका कोई अफेयर था किसी के साथ, और जो घर वालों को नहीं अच्छा लगा उन्होंने शादी कर दी। ये लिखते हुए कभी हमारे दिमाग में थॉट नहीं था कि इनका बच्चा हुआ, हमने नहीं सोचा था। राइटिंग में स्क्रिप्ट हो रही थी, सर के पास पहुंची तो सर ने पूछा कि पलाश हमारा बच्चा था नहीं था, किया नहीं, क्या है। अब उसके लिए ये सवाल से अरे यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब बच्चा नहीं है, लेकिन उसका क्या रीज़न है वो थोड़ा सा भी हमने बहुत ही सटल तरीके से भी उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश किया। अब मैं भी एज ए डायरेक्टर देख रहा होता हूँ ना कि मेरे लिए तो ये सब फूड फॉर थॉट है, कि आप छोड़ो तो मुझे भी कुछ मिल जाएगा। तो सर ने मिलते ही मुझे ये बात बोली और मैंने बोला सर हो गए फूफा जी, तो मतलब बिल्कुल बच्चा ना मिले तो बच्चा क्यों नहीं मिला, ये तो होना चाहिए। और आपने एकदम पहली मीटिंग में हमने मेरे ख्याल से करेक्ट आपने पहली मीटिंग में बात पकड़ी थी। तो मतलब इस दुनिया में आना, जो आप जिसको सूरज बड़जात्या की दुनिया बोल रहे हैं, उस दुनिया को हम बचपन से देखते हुए आए हैं। और उसमें क्या है ना, ये आप देखिए कोई स्क्रिप्ट वाइज भी देखिए, शायद सर ज़्यादा बोल पाएंगे, लेकिन जितना मुझे लगता है कई स्क्रिप्ट ऐसी होती हैं
जिनमें परिस्थितियां विलेन होती हैं और कई में व्यक्ति विलेन होता है। इनकी कहानियों में मुझे लगता है हमेशा परिस्थितियां विलेन होती हैं और लोगों में तो अच्छाई बुराई होती है। ऋतिक कंचानी, आपने फिल्म में ऋषभ का रोल किया है ना, आपके काम की वजह से तो बड़ी तारीफ हो रही है हर जगह उसके लिए आपको बताई, लेकिन मुझे उससे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज याद आ गई कि मतलब जैसे आपने इससे पहले जो है बड़े आजाद ख्याल टाइप के शोज किए हैं, दिल दोस्ती डायलेमा, पिछले दिन आपकी स्काई फोर्स आई थी। स्काई फोर्स में आप लोग ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि सबसे पब्लिक कंफ्यूज है कि फिल्म का हीरो कौन है, अक्षय कुमार है कि वीर पहाड़िया है। तो उस बीच में इन्होंने पैंथर का रोल किया है, तो कैसा रहा सेट पे होना, कैसा है अक्षय कुमार के साथ सेट पे होना, कैसा रहता है? स्काई फोर्स का मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मैं कहूँगा और बहुत ही अनबिलीविंग सा, क्योंकि जैसा कि आपने कहा देयर इज अक्षय कुमार, देयर इज वीर जिनका लॉन्च हो रहा है, एंड देन देयर इज अ कैरेक्टर कॉल्ड पैंथर। तो आई वाज स्केप्टिकल कि उस पर ध्यान जाएगा उस पर नहीं जाएगा, पर मैं कल की ही बात है, मैं एक मॉल में शॉपिंग कर रहा था और वहाँ पर लोग मेरे से सेल्फी लेने आए। तो मैंने पूछा उनसे कि आपने देखी सीरीज? हाँ सर देखी ना, फिल्म ना, सीरीज थोड़ी फिल्म है ना आपकी, तो आप क्या स्काई फोर्स के लिए क्या मरे थे? हाँ तो वो स्काई फोर्स के लिए आए। तो मुझे पहले लगा बड़ा नाम करेंगे के लिए आए। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस व्हेन योर कैरेक्टर इज स्मॉल येट इट इज़ रिसीव्ड सो वेल। और आई थिंक सेट का माहौल भी इतना प्यारा था। अक्षय सर, जैसा कि आपने मेंशन किया, देखो एक होता है चीज़ें क्रैक कर लेना, एक होता है सुपरस्टार बन जाना, एक होता है चीज़ों को सस्टेन करना। आज अगर वो इतने सालों से सस्टेन कर रहे हैं इंडस्ट्री में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमिलिटी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ हिज डिसिप्लिन। एक छोटा सा किस्सा हुआ था, सेट पे वो बैठे थे, हम एक्शन सीक्वेंस कर रहे हैं, बहुत बहुत केओटिक है सेट उस दिन, क्योंकि हम खुले मैदान में एक्शन सीक्वेंस कर रहे हैं, यहाँ पे बम फूट रहा है, यहाँ से कार गिर रही है। ये उसी दिन की बात है जिस दिन मैं मरा हूँ। अच्छा। तो यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से वो हो रहा है, सब भगदड़ मची हुई है। अक्षय सर गए, एक शॉट देकर आए, आकर बैठ गए। अब यहाँ से जो दादा होते हैं वो लोग सब भाग रहे हैं सामान लेके, अरे भागो यहाँ से यहाँ रखो, यहाँ से वहां रखो। उत्ते में एक बंदा भागते भागते कुछ वुडन लॉग लेकर जा रहा था शायद, जो कि अक्षय सर के सर पे ऐसे लग गई, और वो इतनी तेज तो लगी कि हम सबको आवाज आई। हालांकि ध्यान उन पे ज्यादा रहता है एनीवे, पर हम सबको आवाज आई और एकदम से पूरे सेट पे सन्नाटा। मतलब अभी तक जो लोग इतना हल्ला हल्ला कर रहे थे, सब सन्नाटा सा हो गया कि अब क्या होगा। And he just turned around and he said, कोई बात नहीं बेटा, जाना आगे कर क्या, and that's it। वहीं पर बात खत्म हो गई। and then he moved on, he started reading his scene। तो उनको देखकर इतना कुछ सीखने को मिलता है। मेरा सौभाग्य था बहुत बड़ा कि पहले मैंने स्काई फोर्स किया विथ सच दिग्गज एक्टर्स, देन आई वेंट टू बड़ा नाम करेंगे विथ दिग्गज एक्टर्स विथ सच लेजेंडरी एक्टर्स। कंवलजीत सर हैं, अलका मैम हैं, राजेश सर हैं। इन लोगों की ना प्रेजेंस से आप बहुत कुछ सीख जाते हो। तो मेरे तो आई वुड से 10 उंगलियां घी में थी। मेरे लिए तो इट वाज अ ह्यूज लर्निंग कर्व। तो ये कास्टिंग का क्या प्रोसेस कैसे रहा बड़ा नाम करेंगे के लिए? लाइक एनी अदर कास्टिंग प्रोसेस, वी गॉट अ कॉल। सो पहले तो राजश्री ने मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। मुझे लगा कि स्कैम है, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर व्हाट्सएप पे मुझे स्क्रिप्ट आई और बोला कि आप इतने दूर आ जाइए। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार स्कैम अगर है तो मैं इतनी दूर जाऊं, मतलब मरीन ड्राइव के पास है ना, कहाँ पर है ऑफिस? बॉम्बे में ऐसा बहुत होता है कि ना कास्टिंग एजेंसीज के नाम से कोई स्कैमर ना सबको बुला रहा होता है और वो स्कैम कर रहा होता है। तो वो उसका वो रेफरेंस है कि ऐसे इस तरह के स्कैम बहुत होते हैं। और मैं बचने का क्या तरीका है? लोग वो या तो ब्लू टिक ले लो या लोग डाल देते हैं कि हमारे नाम से स्कैम कर रहे हैं। बचने का तरीका सिंपल सा है कि आप जब तक जाओगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन थोड़े दिनों में आपको अनुभव भी हो जाता है कि समझ में आ जाता है, फिल्टर कर पाते हो आप। हाँ, थोड़े दिन में आपको खुद से पता चल जाता है। पर यहाँ पर मैं नया ही हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, मैं 2021 में आया हूँ, तो मुझे पता नहीं था कि राष्ट्रीय का ऑफिस एग्जैक्टली कहाँ पर है। और मेरी गलती हो गई कि मैंने किसी से पूछा भी नहीं। तो मैंने सोचा ठीक है जाते हैं, देखते हैं। मैं प्रिपेयर करके नहीं गया था, जो आपने स्क्रिप्ट भिजवाई थी मैं प्रिपेयर करके नहीं आया था। मैं गया और जब मैंने ऑफिस का सेटअप देखा तब मुझे लगा कि यार गलती हो गई। तो मेरे को तो प्रिपेयर करके आना था, ये तो असली है। तो फिर मैंने उनसे बोला कि आप अगर मुझे 1 घंटा दे दो तो मैं वापस आता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। फिर मैं गया, प्रिपेयर करके आया प्रॉपरली। फिर मैंने ऑडिशन दिया। जब उन्होंने रीच आउट किया तो उन्होंने कुछ मटेरियल भेजा था आपने प्रिपेयर करने के लिए? हाँ जी, मुझे एक स्क्रिप्ट भेजी थी, एक मोनोलॉग भेजा था
बहुत ही सुंदर सा। अच्छा, ये जो वही जो उनके अगेंस्ट वाला मोनोलॉग जो लास्ट में आता नहीं है, दूसरा तो मैं बोल रहा हूँ बड़े इंटरेस्टिंग जो मैं अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है। ये क्या होता है कि देखिए शुरू में जब ये लोग आना चालू हुए थे तो ऑन पेपर बहुत सारी चीजें चल रही थी, क्योंकि हम तो रीच आउट कर रहे हैं, लॉक होने में भी एक अच्छा खासा टाइम लगा था, ऑडिशन हो रहे हैं, सब डिसीजन हो रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ, इतने लोग हैं। तो इनिशियल जो स्क्रिप्टें लिखी होती हैं जिसमें हम मेकर्स भी बहुत श्योर नहीं होते, वो हम भेज देते हैं। अब वो जब वो भेज के एज अ डायरेक्टर अगर मैं ऑडिशन देख रहा हूँ और मैं ही श्योर नहीं हूँ कि यार ये जैसे मुझे बहुत मजा नहीं आ रहा है, मुझे पता है ये बदलेगा, ये नहीं रहने वाला है। लेकिन जब इसकी लाइन आई, जब आयशा में इन दोनों को जब सिलेक्ट मैंने इसने जब करके भेजा और आयशा ने करके जब ये भेजा, तो मैं बोला यार मैं तो श्योर नहीं था, ये इन्होंने तो मुझे कन्विंस करा दिया, ठीक तो लग रही है लाइन, इतनी बुरी, हाँ इतनी बुरी नहीं है। तो नहीं ये बदलेंगे, हम तो ये बदलना ही है, लेकिन ये लोग कन्विंस कर पा रहे हैं जिस चीज को लेके हम मेकर्स में भी श्योर नहीं, क्योंकि हमने बहुत रफ टेम्पलेट लिखा था उस टाइम पे जस्ट टू गेट। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है जो अभी डिस्कवर किया कि अच्छा तरीका है। तो अल्टीमेटली वो रहा कि नहीं? वो तो हमने बदला, वो बदलना ही था हमको, हमने सोचा ही था कि ये बदलेगा, ये ऐसा नहीं रहेगा ये। अच्छा, कास्ट जैसे आगे एक्टर्स को फाइनल करने का फाइनल डिसीजन किसका होता है कि ये कास्ट फाइनल होगी? जैसे इस केस में ना हमने क्या किया था कि जैसे मैं, सूरज सर, हम लोग होते थे साथ में, प्राची के क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, प्राची होती थी, कास्टिंग जो इनकी टीम है, तो हम 4-5 लोग बैठ के हमेशा से बड़ा ना कोलैबोरेटिव ये प्रोसेस रहा कि हम डिस्कस भी बहुत करते थे। और फिर कहीं ना कहीं वो रहता है कि सर ये मुझे अच्छा लग रहा है, कहीं सर का कन्विक्शन, या कहीं सर बोल रहे पलाश ये मुझे लगता है कि बेटर प्ले करेगा, तो एक ना हेल्दी डिस्कशन के बाद हम लोग लॉक करते थे, लेट्स गो विद योर कन्विक्शन। मिला-जुला फैसला होता था। मिला-जुला फैसला, हाँ। और मेजरली उसमें सर होते थे, मैं होता था, जो प्राची है, देवांश हैं जो सर के बेटे हैं, वो प्रोड्यूसर भी हैं, वो थे इसमें। तो हम लोग बैठ के डिस्कस करते थे। जाता है कि बेटे देवांश, हाँ उनके बेटे हैं। दूसरे बेटे उनका अविनाश है, दो, एक वो डायरेक्टर हैं, वो उन्होंने फिल्म डायरेक्ट करी थी, ये दो बनाई थी ना, क्या दोनों, और इनके प्रोड्यूसर हैं, तो ये इसमें प्रोड्यूसर थे इसमें। अच्छा, हाँ। और आई थिंक ये प्रोसेस थ्रू आउट ही रहा है हमारी फिल्मिंग में। हाँ, जो पूरी शूट हुई है वो काफी कोलैबोरेटिव प्रोसेस रहा है सबका। अगर मान लो जैसे राजेश सर हैं, लेजेंडरी एक्टर हैं, काफी सीन है मेरे इनके साथ, और मुझे इनके साथ मजा बड़ा आता है काम करने में। ये जो यहाँ बोल रहा है इसका बिल्कुल उलट बातें करता है वहां पे। सर मैंने अभी बताया था ना आपको, समझो तो पानी है, ना समझो तो आंसू है। तो इनके साथ मेरा एक हमेशा से फन बैंटर रहा है, हमारा तू मैं ये सब चलता रहता है फन में। तो अब काफी सीनियर है, ये बहुत ज्यादा सीनियर है, तो जो भी BTS बिहाइंड द सीन्स चल रहे हैं वो तो ठीक है, पर जब हम सेट पर आते थे तो अगर हम दोनों का सीन है, सिंस ही इज अ मच सीनियर एक्टर, पर अगर मेरा कोई इनपुट है कि सर इसको ऐसे करें क्या, सर उसको, ही इज ऑल्सो वेरी कोलैबोरेटिव दैट वे। तो वो सिंस बॉस से ऐसे आता है ना कि कोलैबोरेटिव प्रोसेस रहेगा, इनफैक्ट सूरज सर से भी, सिंस उन्होंने ही वो प्रोसेस चालू किया था, तो आई थिंक हम सब ने उस चीज को फिर लेकर, तो सब में इनकलकेट हो जाती है वो चीज, क्योंकि वो टॉप से ट्रिकल डाउन करता है, जो भी अच्छा ही है ना सारी। क्योंकि फिल्म मेकिंग देखिए टीम वर्क है, अगर कोई भी बोलता है ना कि अकेले ने बनाई है तो वो नहीं है। मतलब अभी हम एक्टर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्टर्स वो चेहरे हैं जो दिखते हैं पर्दे पे ना। बहुत बार हम बैठे होते हैं कि मैं बैठा हूँ और मेरे एक असिस्टेंट ने आके बोला कि पलाश ये अगर ये लाइन आएगी तो बेटर नहीं लगेगा, कई बार वो आइडिया लगता है। तो आपको रिसेप्शन, मतलब रिसेप्टिव होना बहुत ज़रूरी है कि मैं समझूँ वो चीज़। तो वो माहौल, मतलब वो गुल्लक में भी ऐसा ही था, यहाँ भी यही था कि हमेशा से ना हर किसी को लगे कि यार ये हमारा शो मिलके बना रहे हैं। अल्टीमेटली सब लोग उसका बेटरमेंट चाहते हैं, उस शो का बेटरमेंट चाहते हैं। और वहाँ पे फिर वो कॉल लेना कि यार अगर मैं उसकी बात से सहमत नहीं हूँ तो मैं समझाता भी हूँ कि यार ये इसलिए नहीं होगा। तो क्या होता है कि हर किसी को ना बड़ा अपनापन लगता है कि यार हम बना रहे हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, पैच शूट्स होते हैं हर फिल्मों के, शोज के पैच शूट 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो उसमें कभी भी ना सेम टीम नहीं आती है, क्योंकि वो सब फ्रीलांसर्स होते हैं अपने अपने काम में। सेम क्रू नहीं आता, मतलब वो सिनेमेटोग्राफर बदल चुका होगा, एसोसिएट डायरेक्टर बदल चुका होगा, आर्ट हो सकता है, क्योंकि बिजी हो जाते हैं, अपने दूसरे प्रोजेक्ट उठा लेते हैं। मेरे यहाँ पे बड़ा नाम करेंगे, हमने जुलाई में शूट खत्म किया था, हमारा पैच शूट था सीधा अक्टूबर में, क्योंकि इतने एक्टर्स हैं, सबकी डेट्स एक मिलना, 2 दिन का हमारा स्टेशन पे शूट था। तो पैच शूट आप लोग कैसे डिसाइड, जैसे आप लोग ने पूरा पहले शो देखा, पूरा रॉ में हमारा एडिट चल रहा है, हाँ। और अब रतलाम स्टेशन था, तो रतलाम स्टेशन हमने बैंड्रा स्टेशन में बनाया। अच्छा। अब उसमें VFX से काफी क्लीन अप भी हुआ, और वो ऐसे एंगल्स पकड़े कि वो सब दिखे ना बम्बई वो। तो अब और साथ साथ में कुछ हमने स्टॉक शॉट्स वहां से हम लेके आए थे, कुछ बी-रोल शूट करके आए थे, मिला मुलू के पहले ही ऑन पेपर हमने डिजाइन कर लिया था कि इस तरीके से हम शूट करेंगे। क्रोमा भी उसमें काफी सारा है, ग्रीन स्क्रीन पे किया। अब ऐसे केस में आप कभी भी सेम टीम वापस नहीं आती है। मेरी पूरी की पूरी टीम आएगी, पलाश हम ये करना आएंगे,
तो अब मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस है, तो सबको मज़ा आ रहा है। तो वो वही ना, हम लोग का हर दिन ऐसा शूट पे ना वो पार्टी होती थी, हम खुश हो रहे थे। ऐसा नहीं होता था कि अरे आज काम पे गए, और हमने बड़ा लंबा कुछ शूटिंग डेज ही इसके कुछ 70-80 डेज थे, अगर मैं पूरा मिला लूँ ब्रेक डेज वगैरह, तो कुछ 125 दिन तो शूट चला होगा इसका। क्योंकि शो भी लंबा है काफी, 9 घंटे का, मतलब 9 एपिसोड्स है। शो हर एपिसोड तकरीबन 50 मिनट, उससे ऊपर का है, 50 मिनट के आसपास का है। 50-40 मिनट, कुछ 2-3-30 मिनट के हैं। और जिस तरीके से हमको शूट करना था, ये भी था कि वो सिनेमा लगना चाहिए कहीं भी ना, वो कहीं भी लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी कम स्टैंडर्ड का देख रहे हैं। वो सिनेमैटिक तो उतना ही टेक्निकली एडवांस्ड है, वीएफएक्स तो इतनी सारी चीजें थी, क्योंकि राजश्री की कहानियों में कहीं ना कहीं वो ग्रैंडनेस का सबको एक फीलिंग होता है, स्केल है। तो वो स्केल भी लेके आना ओटीटी में जरूरी, कि सबको लगे कि राजश्री का फर्स्ट अगर शो है, सूरज सर ने जो एक लेगेसी बनाई है, अगर उनका शो आ रहा है तो कहीं ना वो विजुअली भी वो तो हो, जो कहानी के पात्र और जो आप बातें कर रहे थे, कपड़े, वो सब भी हैं, और स्केल भी लोगों को देखने को मिले, शादी भी हो, रोका भी हो, गाने भी हो, ये सब चीजें हो, तो उसमें मतलब बहुत फर्क पड़ जाता है। आप लोग का पहला सूरज बरजात्या मोमेंट क्या है, मतलब क्या मेमोरीज है सूरज बरजात्या से रिलेटेड? क्या पहली बार सूरज बरजात्या को जाने और वो स्टक हो गया आपके साथ, आप तीनों का ही? मतलब पर्सनल मीटिंग या उनसे जो वैसे उनके काम से जब देखा हो, कुछ देखा हो उनके बारे में, काम से मुलाकात तो बहुत, मतलब राजश्री के काम को तो हम बचपन से ही सभी लोग देखते आ रहे हैं। इवन मेरे पिताजी बचपन से देखते आ रहे होंगे, इतना 75 साल हो गए है ना, 47 से एक्चुअली 47 से, तो इसलिए मैंने सूरज बरजात्या कहा। हाँ, और सूरज जी का पहला काम जो था वही हमने देखा था। हाँ, मैंने प्यार किया, और वो किसके दिल में नहीं लगा होगा, हर एक के दिल में लगा था। उस समय नई नई मूछें आनी शुरू हुई थी और एकदम वैसा जमाना था ना वो, तो वो तो दिल को छूना ही था। बहरहाल मेरा पहला तो यूँ था कि सूरज जी तक मैंने अपनी कविताओं की किताब पहुंचाई थी। अच्छा। और उन्होंने मुझे स्पेशली इतना लंबा मैसेज किया कि मुझे आपकी कविताएं बहुत अच्छी लगी, और मतलब किताब पढ़ के जो लिखा होता है ना, ऐसे समझ में आ जाता है किसने पढ़ी है और नहीं पढ़ी है आपके लिखने की तरीके से। तो उन्होंने पूरी पढ़ी हुई थी, मैंने कहीं कपिल शर्मा के शो में पढ़ी थी, उसका भी जिक्र किया उसको जोड़ते हुए। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी। और साथ ही साथ उन्होंने एक्टिंग के बारे में भी लिखा मेरे थोड़ा सा ऐसा नहीं खाली कविताओं के बारे में लिखा, लेकिन मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा है। मैं मतलब ऐसा वो मैसेज है जिसको मैं यहाँ लगवा सकता हूँ, तो उसको प्रिंट आउट निकलवा के, मतलब है ना, करेक्ट। तो वो स्पेशल शो से कितनी पहले की बात है वो? ये शो शुरू होते ही की बात है। हाँ, आपकी पलाश जी? मेरे देखिए, एक तो मैं बता ही रहा था कि जब मैं उनसे पहली बार मिला तो कहीं वो गुरु शिष्य वाला था, कि कुछ लोगों के काम ने वो बहुत मेरे को ना इंस्पायर किया है। इसीलिए क्योंकि जब जैसे मैंने प्यार किया देखने गया था, मैं वो 89 में आई थी वो फिल्म, मैं थिएटर में देखने गया था। उस टाइम तो फिल्में भी एकदम ऐसा उस दिन रिलीज नहीं होती थी ना, आते थे रायपुर में टाइम लगता था। हाँ, छोटे शहरों में तो 2-2 महीने बाद 2-2 महीने बाद 3। तो हम जब गए थे, मैं 5 साल के आसपास का हूँगा, मैं 5 या 6 साल का। वो उसकी मेरे को बहुत हैप्पी मेमोरीज है उन सब चीज़ों की, कि वो बहुत स्पेशल लगता है मेरे को, कि वो क्योंकि वहीं मतलब वो इस तरह की कुछ फीलिंग्स होती है जो आप कभी कभी एक्सपीरियंस कर पाते हो। इस तरह का एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस है जो आप हर बार आप विटनेस नहीं करते हो। वो हो गया, चाहे हम आपके कौन हो गया। जब मैं थिएटर में देखने गया था हम आपके कौन, तो उसके बाद मुझे याद है कुछ 6 से 7 बार हम लोग और गए होंगे, परिवार दोस्त लोग जाते थे। वो बड़ा फैशन था रायपुर में, हम फिर से देखने जा रहे हैं, हम फिर से देखने जा रहे हैं। अब ये एक्सपीरियंस करना, अगर आप, मैं बोलूँ कि एक टिपिकल वो होता है कि जिसपे हम बात करते हैं कि यार आप पल्प फिक्शन देखो, पल्प फिक्शन में टैरेंटिनो ने कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया। हम बात करते हैं, हम है ना, कि जब कोई फिल्म हिट हो जाती है उधेड़-बुन करते हैं उन फिल्मों की ना। मैं सिंपल बता रहा हूँ, आप जो एक सिटफील्ड का एक 3 एक्ट बेसिक में सिटफील्ड का एक 3 एक्ट स्ट्रक्चर होता है, वो 3 एक्ट स्ट्रक्चर ये दोनों फिल्में फॉलो नहीं करती हैं। जो हमेशा प्लॉट पॉइंट 1 होता है, ये क्लाइमैक्स है दोनों फिल्मों का। मेरा अगर मुझे कोई कहानी बतानी होगी तो मुझे हमेशा प्लॉट पॉइंट 1 में जो यहाँ क्लाइमैक्स हो रहा है, चाहे वो हम आपके कौन का भाभी का मरना हो, चाहे यहाँ पे वो चैलेंज देना होगा कि तू कमाएगा और वो लाके देगा 2000 रुपए, ये हमेशा प्लॉट पॉइंट 1 होगा। ये मुझे आधे घंटे में फिल्म में एस्टैब्लिश करना होगा। मेरी फिल्म ग्रीन लिट नहीं होगी अगर मैं आज की डेट में ना करूँ। बट ये प्योर कन्विक्शन से मैंने सिर्फ एक एक्सपीरियंस दिया कि 2 लोग हैं, प्यार में है, आसपास लोग हैं, हैप्पी फीलिंग चल रही है, और ये 2 घंटे तक चलता है। लास्ट के 1 घंटे में ये आता है। अब ये प्योर कन्विक्शन है और ये सारे स्ट्रक्चर्स तोड़ती है ये। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आप जब बड़े होते हो समझते हो, आपको लगता है कि ये ना बहुत जीने से सारे काम। अब उनसे जब मिलना हुआ ये वाली चीज़, तो एक तो हमेशा से कि फीलिंग रही, फिर मिलना हुआ तो मिलने के साथ तो वो बड़ा वो एक्सपीरियंस होता है ये, जहाँ आपको लगता है कि अरे क्या ये सच में हो रहा है।
और फिर अभी भी अगर वो उतने हम्बल है और आपको उतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं और आपकी बातें सुन रहे हैं। गुल्लक उन्होंने बहुत रिसर्च करी हुई थी, पता है गुल्लक पे। अच्छा। जहाँ पे उनको एक एक छोटी छोटी चीज जो आप बता रहे हैं ना, उन्होंने गुल्लक पूरा देखा था, डिटेल में देखा हुआ था, और वो उन्होंने मुझे छोटी छोटी बातें बताई जो मैंने बहुत ही कहीं सटल तरीके से गुल्लक में छोड़ी थी, जो नुआंसेस थे। तो अब मैं खुश होता हूँ कि सर ने इतना काम देखा है। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ ना, जो बचपन में देखा और फिर साथ में बैठ के उसी, अब मेरे काम पे अगर सर बात कर रहे हैं। आपका ऋतिक जी? तो विवाह रिलीज हुई थी। विवाह मेरे ख्याल से मैंने फर्स्ट एवर फिल्म जो थिएटर में देखी थी वो विवाह थी। तो जब विवाह रिलीज हुई थी, मैं भी जॉइंट फैमिली से आता हूँ, हम भी छोटे शहर से आते हैं, सतना मध्य प्रदेश। तो हमारे यहाँ पर भी वो कल्चर था कि जब कोई बड़ा आ रहा है तो पैर छू, नहीं छूओगे तो टपली पड़ेगी। तो मुझे भी वैसे ही पाला पोसा गया था। तो जब विवाह आई, उसमें शाहिद कपूर ने जो कैरेक्टर किया है प्रेम, उसको देखकर मेरी अपब्रिंगिंग और चेंज हो गई कि अब अगर तुझे बनना है तो ऐसा बन, इसकी तरह बन। देख उसने हर आइडियल, बिल्कुल एकदम आइडियल। तो मेरी अपब्रिंगिंग में बहुत बड़ा हाथ रहा है सूरज सर और उनकी फिल्मों का। तो मुझे बचपन से ना, मैंने पहली फिल्म देखी थी मोहब्बतें, जो कि आई थी सेट मैक्स पे। तो मुझे तब से बनना था हीरो, और मैं बहुत केयरफुल हूँ अपने वर्ड्स के साथ। मैं तब कितनी एज रही होगी आपकी? बहुत छोटा, मैं कितना दूसरी तीसरी में रहूँगा। तो मैं एक्टर नहीं बनना चाहता था, क्योंकि तब पता नहीं था एक्टिंग क्या होती है। मैं हीरो बनना चाहता था। तो मैं चाहता था कि मैं वो राज आर्यन के जैसे वो करके और वो स्वेटर डालूं और वो वायलिन बजाऊं। फिर जैसे और फिल्म्स देखी तो और वैसा हीरो बनना था। फिर जब ये वाली फिल्म देखी, विवाह देखी, तब लगा कि यार ये हीरो भी तो बन सकता हूँ मैं, कि जो जिसको दादियाँ पसंद करें, मम्मियाँ पसंद करें, सब बात करें, सिर्फ लड़कियों वाली फैन फॉलोइंग ना हो, इन लोगों की भी हो। तो वहाँ से आई थिंक मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था कि हाँ बनना है, ऐसा कुछ करना है। कट टू, मैं जब यहाँ पर आया, ऑडिशन वगैरह हुआ, जब मुझे रोल, और जब मैं ऑडिशन भी कर लिया मैंने, तब मैंने घर पे नहीं बताया था। जब मुझे रोल मिल गया, मैं स्काईफोर्स के लिए उस समय शूट कर रहा था, जिम उस पैकअप हुआ, मैं जिम गया हूँ, मैं जिम कर रहा हूँ, तब मुझे कॉल आया कि आपका हो गया है। तो मुझे इतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं किया मैंने। मेरा रिचुअल है कि अगर मुझे कोई रोल मिलेगा मैं घर कॉल करूँगा, बता दूंगा। मैंने वही उठाया फ़ोन, मैंने कॉल कर दिया। तो सामने से पापा का जवाब आया कि प्राउड ऑफ यू बेटा। तब मुझे हिट किया कि अच्छा मैंने कुछ बड़ा कर लिया है यहाँ पे ना, बड़ा नाम किया, मैंने कुछ बहुत ही बड़ा कर लिया है। क्योंकि पापा के साइड से आज तक आया नहीं था। तो मम्मा का तो एज यूजुअल वो इमोशनल हो जाते हैं, सारी चीज़ें सही है, खुश हो जाते हैं। पर पापा का जब आया तब मुझे लगा कि कुछ तो है। फिर जब मैं सूरज सर से मिला, तब मुझे और ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि मैंने कुछ बहुत ही बड़ा किया है, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती इतनी डाउन टू अर्थ कैसे हो सकती है यार। कुछ तो अलग ही है। जैसे उनके ऑफिस में मैं एंटर किया मैंने, और I still remember the way he shook my hands, the way he congratulated me, the way he greeted me. He's just so humble, he's so down to earth. उनके प्रेजेंस में ना आप थोड़े से बेहतर इंसान बन जाते हो। करेक्ट। या तो आपको खुद पे वो होने लगता है कि हम क्यों जी रहे हैं, हम क्यों ऐसे नहीं है। तो I think that overall it was a very surreal experience. आपसे मेरा सवाल है प्रहलाद जी, कि जैसे होता है जब कुछ शुरू हो रहा होता है तो सिटिंग्स होती हैं यहाँ बैठ के, बेसिकली मीटिंग है वो, करेक्ट, सिटिंग्स कहते हैं उसको। तो पहली सिटिंग के बारे में बताइए मुझे, कि जब आप बैठे हो, सूरज बड़जात्या बैठे हो, और कौन से लोग थे वहाँ पे? तो जब मेरी पहली सिटिंग जब हुई थी इस शो पे ना, कहाँ पे हुई थी? ये उनके ऑफिस में हुई थी। अच्छा। जो राशि का प्रभा देवी में ऑफिस है, वहाँ पे मीटिंग हुई थी मेरी पहली मीटिंग कहानी को लेके। क्योंकि पहले तो एक हम मिल चुके थे एक बार, जिसपे सबने थोड़ी सी कहानी बताई थी, बट एक्चुअली जब फर्स्ट ड्राफ्ट आ गया था उस पे जब हम बैठे, तो मैं था, सूरज सर थे वहाँ पे, उस टाइम पे देवांश थे वहाँ पे, राहुल मोदी जो एक क्रिएटिव सुपरवाइजर है और इस शो पे ही, वो राहुल था वहाँ पे, जो इनिशियली स्क्रिप्ट डेवलपमेंट में वो पार्टिसिपेट कर रहा था। प्राची थी वहाँ पे, जितना मुझे याद आ रहा है, क्योंकि बहुत टाइम पहले हमने किया था। मनस्वी थे वहाँ पे। ये हमारी पहली एक मीटिंग थी जहाँ पे वो पहला एपिसोड हमने पढ़ा, और फिर पढ़ के जो रिएक्शन आता है कि क्या लगा, किस तरीके से इस शो में अपन आगे देख रहे हैं, क्या फीलिंग आ रही है, जो एक फर्स्ट इनिशियल बिल्कुल थॉट्स होते हैं ना, बिना ज़्यादा सोचे समझे एज एन ऑडियंस आप कुछ बोल जाते हो, एक उस पर डिस्कशन था हमें पहला। आपको नहीं लगा कि बहुत टिपिकल हो रहा है? नहीं, टिपिकल नहीं। जैसे मतलब इनफैक्ट ना, देखिए गुल्लक में भी यही था कि हम देख रहे हैं मिडिल क्लास को तो आप देखते हो कितने सारे शोज है, लेकिन पॉइंट है कि कितनी सच्चाई के साथ आप दिखा पाओ कि ऑडियंस को लगे, या और मुझे ही लगे, मतलब सबसे तो वो ऑडियंस को लगेगा कि मैं इन लोगों को जानता हूँ, मैं इनके साथ जी रहा हूँ। गुल्लक के केस में मुझे इतने मैसेजेस आए थे कि, और ये इंटेंशन था कि लोगों को लगे कि वो बैठे हुए हैं वहीं पे। इतने मैसेजेस थे कि आप पलाश, हमको लग रहा है कि आपने सीसीटीवी कैमरा ना उनके घर में रख दिया है
और हमारे घर में रख दिया है, और इतना क्लोजली मुझे लग रहा है मैं अपने घर वालों को, अपने माँ, अपने बाप और अपने भाई को देख रहा हूँ। तो इंटेंशन यही था कि कितने आप करेक्ट तरीके से, कितने सच्चाई के साथ, कितने ट्रुथ के साथ अगर आप अपनी कहानी को प्रेजेंट करेंगे तो हमेशा वो कहानी वर्क करती है, क्योंकि कहानी छोटे शहरों की है ये, और वो छोटे शहरों में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। जस्ट दैट कि उसको कहीं ट्रेडिशन में ये चल, मतलब आज की फैशन में ये चल रहा है, इस तरह की कहानियाँ चल रही हैं, हम कहीं उसको ना पॉल्यूट ना कर दे उसको। तो प्योरिटी के साथ दिखाने में मेरे को 100% ट्रस्ट था कि वर्क करेगा। ठीक है, जब आप बातचीत कर रहे हो तो सब लोग एक पेज पे हो जरूरी नहीं है, कुछ विरोधी वॉइसेस भी होती हैं, विरोधी आवाजें होती हैं। करेक्ट। तो वो कुछ थी, लेकिन मेरा सवाल ये है बेसिकली कि देखिए आप गुल्लक बना चुके थे, है ना? गुल्लक एक फैमिली सेंट्रिक एक वेब सीरीज थी, इसी वजह से आपको इस वजह से जोड़ा गया। करेक्ट। ये भी उस तरह का बिल्कुल है ना, इमोशंस लेके आप आए। करेक्ट, क्योंकि आपको उसका एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन वही है कि आपको नहीं लगा फिर कि ये वाला मैं कर चुका हूँ, ठीक है, एक्सपर्टीज मेरी है, ठीक है, बट अब मेरे को थोड़ा सा कुछ वेरिएशन चाहिए इसके अंदर, सिमिलर चीजें हो रही हैं? नहीं, तो इसमें ना इनफैक्ट उल्टा था कि इसमें ना एक मिडिल क्लास है। देखिए मैं मिडिल क्लास दिखा चुका था, तो जो एक परिवार का था कि ये तो मैं कर चुका हूँ। इसमें था कि अब मेरे को रईसों को भी दिखाना है। अब खुद तो रईसी देखी नहीं है ना, तो एक तो वो भी ग्रीड होती है कि यार किस तरीके से आप ना उसको सच्चाई के साथ प्रेजेंट करो। लव स्टोरी है, देखिए अब लव स्टोरी भी नहीं है, गुल्लक में कोई लव स्टोरी नहीं है। तो मेरे लिए एक और ग्रीड थी एज अ डायरेक्टर की, मेरे को लव स्टोरी करने को मिल रही है। और यार देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि इतने लोग हैं, मैं एज अ डायरेक्टर क्या सीख रहा हूँ शुरू से, चाहे वो राइटिंग प्रोसेस हो, इन लोगों के सर के साथ काम करना, चाहे इन एक्टर के साथ काम करना, 10 चीज़ें मैं भी सीख के जा रहा हूँ। मैं भी यहाँ पे फिल्म स्टूडेंट हूँ जो मैं कुछ बना रहा हूँ, लेकिन मुझे सीखने बहुत मिल रहा है। जिस दिन सीख खत्म हो जाती है आपको लगता है कि यार अब मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो इधर मुझे लगा कि वो एडिशन मेरी लाइफ में एज अ मेकर बहुत होगा, जहाँ पे मैंने कुछ नई चीज़ें करी, क्योंकि लव स्टोरी मैंने कभी करी नहीं थी इसके पहले। लव स्टोरी हो जाती है रईसों को, और इमोशंस अगर आप शो भी देखेंगे ना, कुछ बातें हैं जो हम शायद से अलग है, जो बाकी कहानियों में हम बोलते हैं, कुछ अलग बात बोलने जा रहे हैं आप। जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा था मेरा एग्जैक्टली सेम चीज राजेश सर से मेरा, कि जैसे जो डैबलिंग है विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स है ना। करेक्ट। तो अभी इन्होंने बड़ा नाम करेगा किया, ठीक है, बड़ा नाम करेंगे। इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? डेली क्राइम, मेरे हिसाब से अभी वही आ रहा है। तो जो डिफरेंस देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट जो बिल्ड हो रहा है, तो मेरा वो है। तो मुझे इस बार हम लोग को जो डेली क्राइम से क्या सरप्राइजेस आने वाले हैं सर? इस बार कुछ चेंज हो गया मामला? नहीं, डेली क्राइम से चेंज तो कुछ नहीं, मतलब डेली क्राइम की दुनिया वही है, और जो क्राइम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग वही हैं, और क्राइम अलग किस्म का हर बार होता है। ये भी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है ये? हाँ, हर बार रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड ही है। इस बार नई एडिशन है हुमा कुरैशी जो सीरीज की विलन है, या जो भी कहें। नहीं, जैसे पिछली बार तिलोत्तमा थी, जैसे इस दफा हुमा है और सयोनी है, इस तरह से। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लीजिए एक्टर और डायरेक्टर दोनों के लिए, आप लोगों के लिए, कि जैसे आप मान लीजिए आपने दूसरा सीजन नहीं किया, इसलिए आपसे शायद इस बारे में नहीं पूछ पा रहा हूँ। आप भी करोगे जल्दी, अगली बार बात करेंगे। तो ये होता है कि आप 2 सीजन कर लेते हो किसी शो का, है ना, कि आपने एक दुनिया क्रिएट की, है ना, आपने वो कहानी आगे बढ़ाई, फिर आता है तीसरा सीजन। उस शो के माहौल को बनाए रखते हुए आप तीसरे सीजन में ऐसा क्या नया ऑफर करोगे? वो कितना चैलेंजिंग होता है? मैंने कभी तीसरा सीजन किया है गुल्लक का, एग्जैक्टली तो चैलेंजिंग देख बहुत ज़्यादा होता है वो। सर आई एम श्योर सर भी उसमें ऐड करेंगे, लेकिन इतना बस मेरा मानना है, बहुत छोटे से मैं बोलूँगा कि ना एक्सपेरिमेंट करने से डरना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गुल्लक का एक फॉर्मेट था कि हर एपिसोड एक किस्सा है, अपने आप में कहानी खत्म हो जाती है और एक पतली सी थ्रेड चल रही है जो एंड में आपको और एंड में वो पे ऑफ देती है आपको। लेकिन एक गुल्लक के सीजन 3 में एक तीसरा एपिसोड है जिसमें एक फुर्तीली नाम की लड़की घर पे आती है, जिसके रिश्ते की, अब ये पहली बार एक कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, गुल्लक में ऐसे आते नहीं। अब एक नया कैरेक्टर और उसकी शादी कराना मुद्दा है। बाप जो है जमील खान जो प्ले कर रहे हैं वो अगवा प्ले करते हैं और वो मैं शादी कराऊंगा। अब वो अगवा बन के शादी अब ये गुल्लक के फॉर्मेट से एकदम ही अलग ही एकदम स्टैंड अलोन एपिसोड है। तो कहीं ना कहीं हमको डर था कि यार ये कहीं लोग रिजेक्ट ना कर दें, लेकिन वहाँ पे वो सपोर्ट मिलना उस टाइम पे चैनल का, और हमने वो डिसीजन लिया कि नहीं ये करते हैं, और वो वर्क कर गया वो चीज़। तो बस इतना है कि उन दायरों में रहते हुए ना आप अगर सेम जो किया है कि यार यही ऑडियंस को पसंद आता है यही मैं करूँगा, तो शायद से वो फिर वो वर्क नहीं करेगा, बल्कि आपको मतलब मेरा बेस बन गया, अब मैं क्या कोई नई बात बोल सकता हूँ। तो वहाँ हमको मौका मिला कि यार ये नई बात बोलते हैं ना, एक चीज़ को हम बिलीव करते हैं, ट्राई करते हैं, बोलते हैं बात। ज़्यादा लोग क्या होगा, रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं यार गुल्लक से अलग था, लेकिन डरे ना, करके तो देखे कम से कम।
तो हमने वो एक्सपेरिमेंट किया था, बाकी सारा ऐड कर एक्टर के तौर पे क्या चैलेंज रहता है? हाँ, मैं एक्टर के तौर पे ही बोल सकता हूँ, क्योंकि जो हमारे लिए ज़्यादा जो पूरा काम है, पूरी ज़मीन है, वो तो डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर तैयार कर चुके होते हैं, तो हमारे को इतना ज़्यादा वो झेलने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इस तरह के डिसीजंस लेने की, जो जैसे आप बता रहे थे, पलाश बता रहे थे भी। लेकिन हाँ, एक्टर के तौर पे ये होता है कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ उसी दुनिया में वापस पहुंचने की कोशिश, क्योंकि लंबा गैप के बाद आते हैं आप, इस दौरान कुछ और काम कर चुके होते हैं, तो उसी दुनिया में आपको फिर से वही चरित्र जीना, और इस दौरान उस चरित्र में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, उसके जीवन में भी क्या कुछ घटा है। तो ये वाला कि वो चरित्र एकदम भी नहीं बदल गया है, वो पहचान आइडेंटिफाइबल रहे जैसे पहले लोगों को लगा था, येट उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट कर दिया, चल रहा है बच्चा, वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ उसमें ग्रोथ भी किसी तरह से आप, हालांकि वो राइटिंग और उसमें थोड़ी दी हुई होती है, लेकिन आप उसको ख्याल रखते हैं कि यार मैं किसी तरह से इसमें कुछ एक सेम रहते हुए भी एक नयापन लाने की कोशिश करूं। जैसे आपका कैरेक्टर जो मिर्जापुर का रमाकांत पंडित, उसके साथ ये चीज हुई है, सीजन दर सीजन उसकी जो फिलॉसफी है वो चेंज हुई है। वो बड़ा नॉन वायलेंट टाइप का आदमी है, शांत रहता है, ठीक, उसको छेड़ो मत, तो तुमसे लड़ने नहीं आ रहा है, लेकिन वो नॉन वायलेंट टाइप का आदमी है। लेकिन विद टाइम उसकी फिलॉसफी चेंज होती चली जाती है ना। पहले अपने बच्चों को मना करता है कि लड़ाई झगड़ा मत करो, छोड़ो यार, अब वही है, वो इतना वायलेंट आदमी हो चुका है, अब उसको लगता है कि उसके बच्चे सही कर रहे थे। तो एक आर्क है जो 3 सीजन के ऊपर डेवलप हो गया। 2 सीजन तक आपने रहा कि भाई वो नॉन वायलेंट आदमी है, फिलॉसफी उसकी सिमिलर है, तीसरे सीजन में चेंज हो जाती है। तो मैं वो चेंज की बात कर रहा था, तो आपके कैरेक्टर ने वो देखा है। जी जी, उसमें चरित्र में इस तरह का लिखा हुआ है, हालांकि वो नॉन वायलेंट नहीं है, वो सही किस्म की बात के लिए लड़ने को तैयार है, एथिक्स मोरालिटी उससे डरता नहीं है। हाँ, वो मतलब उसने सेकंड सीजन में भी लास्ट में मारा ही था, फर्स्ट सीजन में भी वो डरता नहीं है। तो वो वैसा नहीं कि नॉन वायलेंट कोई इन अ गांधीयन वे है, वो वैसा नहीं है, लेकिन वो सही चीज के लिए, उसूलों के लिए, सही चीज के लिए लड़ा, युद्ध किया जा सकता है, ऐसा था। अब जो उसमें धीरे 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 चरित्र में बदलाव की, मतलब अभी भी पूरा बदला नहीं है, हालांकि उसकी सोच में थोड़ा सा ये फर्क आया है, जो आखिरी गुड्डू को सलाह देता है, तब तक कि हाँ देखो कि हमें एक बार जांच लेना चाहिए कि हमने अपने अब तक जो जिया, माना, सोचा, उसमें कुछ क्या बुरा भला। तो he started questioning his morality. आजकल जैसे एक चीज है, द पावर ऑफ मंडेन, जैसे वो चीज है जो सबसे कम एक्साइटिंग चीज होती थी, सबसे नॉर्मल चीज है ना, आज वो सबसे एक्साइटिंग चीज कैसे हो जाती है? जैसे पंचायत मान लीजिए, एक नॉर्मल सी शांत सी चीजें हो रही है, गांव है, वहां पे लोग हैं, एक पंचायत है ना, उसके बाद आपकी गुल्लक आती है ना, फिर जैसे बड़ा नाम करेंगे, ये जो मंडेन है अचानक से एक्साइटिंग कैसे हो गया? फिर पब्लिक इसको ऐसे, इसमें क्या हुआ कि पब्लिक इसको पसंद करने लगी? मैं तो सिंपल वो मैथमेटिशियन की तरफ डिमांड सप्लाई होता है ना, कि देखिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस में डार्क और क्राइम और ये है, कोई भी आप ट्रुथ के साथ अगर किसी अच्छी कहानी को जो सिंपल है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप कितना भी बाहर पिज्ज़ा और वो बर्गर खा लो, आप चाइनीज़ खा लो, कहीं दाल चावल खाने का तो आपको मन करता ही घर आऊँगा और मैं सिंपल वो घी डाल के दाल चावल खाना चाहता हूँ। ये वही है कि ये ना सोलफुल, और इससे ना हमेशा लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। मैं आज सुबह ही मैं और ऋतिक भी बात कर रहे थे ना, जिस तरह का रिस्पॉन्स हमको आ रहा है, ये रिस्पॉन्स जो है लंबे टाइम तक चलेगा, क्योंकि लोग रीवॉच करते रहेंगे, देखते रहेंगे और हमेशा जुड़े रहेंगे इस तरह के शो के साथ, क्योंकि आप उस कहानी से बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ हुआ है। और मैं जैसे छोटी सी चीज़ बताता हूँ, आप लोग उसमें ऐड करना बिल्कुल, कि क्या होता है ना कि देखिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी थ्रिलर में आपके पास प्लॉट है, मतलब किसी का मर्डर हुआ, ये हुआ, इन्वेस्टिगेटर कोई खूनी, तो कहानी आगे बढ़ते जा रही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे डे टू डे एक्टिविटीज हो रही है, नॉर्मल, उसमें कुछ भी नया नहीं हो रहा है। उसमें मुझे एंगेज करना है ऑडियंस को, और उसी तरीके से करना है जिसमें कोई थ्रिलर में कोई एंगेज होगा, कोई एक्शन में एंगेज होगा, कोई हॉरर में एंगेज होगा, और वो एक फैंटेसी है। मतलब मैक्सिमम जनता ने वो जिया नहीं है जो वो देख रहे हैं क्राइम, वो न्यूज़ के थ्रू कंज्यूम किया है, जो भी है। फैमिलीज़ को हर कोई जानता है, मतलब हर कोई बोल सकता है कि मेरे तो पापा ऐसे बात करते ही नहीं है, ये तो मेरे घरों में होता ही नहीं है, तो ये और डिफिकल्ट हो जाता है इसको ना प्रेजेंट करना। तो हमेशा से जो सिंपल कहानियाँ होती हैं वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है बोलना, क्योंकि अब उसमें एक ही तरीका है कि यार वो आपने जो जिया है, अगर आप वो सच्चाई के साथ
रखेंगे सामने तो लोग कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हिंदुस्तान की ऑडियंस जो है वो यही है उनका काम। वो सुबह निकलते हैं, काम पे जाते हैं, वापस घर आते हैं, थक चुके होते हैं, घर पे परिवार है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनके यही लोन है, EMI, यही प्रॉब्लम है लोगों की, मैक्सिमम लोगों की। तो उस कहानियों को अगर आप बोलेंगे और तो लोग देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? वो उनको बोर करोगे तो फिर कोई नहीं देखेगा इन कहानियों को। उसमें मैं बोला डेफिनेटली आप लोग ऐड करो क्योंकि आपने किया है। नहीं मतलब मैं तो इसको दूसरी तरह से कहना चाहूंगा कि जैसे आप बोल रहे हो ना पंचायत या और फास्ट पेस्ड जितना काम हो रहा है क्राइम और डार्क स्पेस में, और आजकल की जो रील की दुनिया है 15 सेकंड और ज़्यादा लोगों का अटेंशन स्पैन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बचाना, उसमें मुझे जो खास बात इस शो की लगती है वो ये है कि इसका रिदम और पेस इतना मतलब ऐसे है फिर भी पकड़े रखता है आपको, इतना बहुत ही एकदम बिल्कुल झील की तरह है ना, जहां बाकी सारी जो स्पेस है OTT का उसमें ज्वार भाटा है, लहर है, समुद्र है, ये एक झील की तरह शांत है। और ये बनाने के लिए बहुत ज्यादा कन्विक्शन चाहिए राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर में। हम तो सिर्फ उसको अदा कर सकते हैं। तो वो मैंने इन सर को बोला भी था, क्योंकि पहला देखते ही मेरे को ये लगा कि यार ये कितना कन्विक्शन चाहिए इस तरह से ठहराव के साथ उसको एडिट करने के लिए और उस पर रुके रहने के लिए। और जबकि आज आपको लगता है कि लोग भाग रहे हैं, छोड़ देंगे, तो कहीं सच्चाई होगी तभी रुकता नहीं, पर आई थिंक जैसा कि राजेश सर ने कहा ना कि आजकल की जो जनरेशन है उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। हम सबका है यार, 15 सेकंड आज के वक्त का ही, आज के वक्त का। तो अब जब मैंने पहली बार एक वाली कहानी पढ़ी थी, मुझे बताई गई थी, पूरी कहानी नरेट की गई थी, तो मेरा रिलेट करने का वो ही यही था कि चलो फाइनली ऐसा कुछ आ रहा है जो मैं देखा है, मैंने आसपास जो मैंने जिया है या जो मेरे दोस्त जीते हैं, तो हम उनकी कहानी कुछ कह सकते हैं। तो इन जो ये वाली कहानी होती है, जैसा कि आपने मेंशन किया, पंचायत, गुल्लक, हमारी, बड़ा नाम करेंगे, ये इन कहानियों को आप जी चुके होते हो, आप रिलेट ज़्यादा कर पाते हो। जो फिक्शन हम दिखाते हैं या क्राइम थ्रिल दिखाते हैं वो एक ठीक है, वो एक थ्रिल मिल जाता है आपको, जैसा कि इन्होंने कहा पिज्ज़ा बर्गर आप कुछ दिन खा पाओगे, दाल चावल फिर अगर आप बहुत दिन डिस्टेंस रहते हो ना उससे, तो आपको उसकी ज़्यादा तड़प होती है। तो आई थिंक बड़ा नाम करेंगे इज दैट दाल चावल राइट नाउ। और जैसे आपने बोला प्रोड्यूसर वाला, यहाँ पे चाहे वो चैनल हो सोनी, चाहे वो सूरज, यहाँ पे सूरज सर हो, ये मतलब वो करने देना, क्योंकि कुछ बहुत बोल्ड डिसीजंस हैं जो हमने लिए इन टर्म्स ऑफ क्राफ्ट। सीन्स लंबे रखे हैं जो आप थोड़ा पहले देखते थे, इस तरह की कहानियाँ जो हम क्लासिक्स में हम देखते हैं कि सिंगल टेक्स है, लंबे वो हैं, थोड़ा सा बिफोर द सीन, थोड़ा सा आफ्टर द सीन भी क्या हो रहा है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि लोग कट चुका है ना, डायलॉग तो खत्म हो गए हैं, बट अब दो लोग एक थोड़ा सा एक 5 सेकंड का एक लुक एक्सचेंज हुआ, उसके बिना भी शो चल जाता है, लेकिन उससे ना होने दो, लोगों को देखने दो, मतलब धीरे धीरे वो झील में जैसा बोल रहे हैं, झील उतर जाते हैं धीरे धीरे, इस तरह का है। और आप जब निकलोगे तो आप एक अलग एक्सपीरियंस लेके निकलोगे कि यार मैंने कुछ अच्छा देखा, मुझे और ऐसे कुछ नया देखने को मिला, खुद दोबारा देखने का मन करता है। हाँ, कि कुछ तो मुझे अच्छा लगा, एक बार और देख लूं, एक बार और देख लूं। ऐसे बुनियादी विषयों पे बात करने वाली, ऐसे बेसिक चीजों पे बात करने वाली, वो कौन सी फिल्म या सीरीज लास्ट आप लोगों ने देखी जो आपको याद रहेगी तीनों लोगों को? बताइए सर, आप दोनों फिल्म बताता हूँ। मेरे ख्याल से लापता लेडीज। तो आपको? हाँ, मेरे लिए अभी जो लेटेस्ट मैंने देखा था 12 फेल होगा, वही सेम लापता लेडीज एंड 12 फेल बहुत कनेक्ट कर गई थी मुझे। लापता लेडीज तो मैं शायद कभी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑडिशन किया था स्पर्श के कैरेक्टर। हाँ, मुझे किरण राव का मैसेज भी आया था, मुझे नहीं, मतलब कास्टिंग डायरेक्टर को, कि इस बच्चे का ऑडिशन बहुत फनी था, बहुत अच्छा था, इसका बैठेगा नहीं उस पर, तो मैं थोड़ा सा वो देख नहीं पाऊंगा। पर जिससे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाया था और बहुत ज़्यादा मैं जुड़ा था वो था 12 फेल। तो जैसे आप किसी फिल्म का ऑडिशन देते हैं और उसमें फिर चीजें वर्कआउट नहीं होती हैं, कोई और कर लेता है, तो फिर उसका कैसा रहता है? उसका कुछ उसका स्वाद थोड़ा रह जाता है मुंह में, बैड टेस्ट रह जाता है मुंह में थोड़ा सा उसका, क्या यार क्या ये वर्कआउट हो जाता है यार? दोनों लोगों वाले, दोनों एक्टर्स से नहीं, मतलब मैं तो अब इस दर्द से मैं, अब सर ऐसे की सीधा आ जाओ ऑडिशन में, तो इस दर्द की आदत खत्म हो गई अब। हाँ सर, ऐसे की ऑडिशन नहीं सर कि पूछे अगर अवेलेबल है तो मैं करना चाहता हूँ, ये शायद से ऋतिक, मतलब इतने रिजेक्शंस मिल चुके हैं मुझे कि अब मुझे भी आदत हो चुकी है। अभी हाल ही में काफ़ी ऐसी रिलीजेस हैं फिल्म्स और वेब सीरीज जिसके लिए मैंने ऑडिशन किया हुआ है, बहुत सारी। जैसे बताओ पर मैं
नहीं, एक मैडॉग की मुंजा है ना। अच्छा, अभय वर्मा के रोल के लिए? हाँ जी, मैंने उसके लिए भी ऑडिशन किया था। उसके लिए भी मैंने डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई थी, मेरी मीटिंग हुई थी। उसमें भी कुछ वैसा आदित्य सरपोतदार से? हाँ जी, आदित्य सरपोतदार से? हाँ जी, हाँ जी, मुझे आदित्य सर से मुलाकात हुई थी और उसमें भी ऐसा ही कुछ मुझे सुनने को आया था कि अभय मुझसे थोड़ा सा यंग दिखते हैं, तो शायद वो बेटर सूटेड हैं, ऐसा कुछ। अब मुझे नहीं पता कास्टिंग। तो मुझे आपने नहीं देखी? मुझे अभी नहीं देखी। नहीं, ये दो मुझे ऐसा लगता है, सॉरी यू कंप्लीट हो। नहीं नहीं, बोले ना सर। मुझे ऐसा लगता है कास्टिंग करना है ना, एक किसी की भी मतलब हमारे वश में तो है ही नहीं, और मुझे लगता है कि पलाश एग्री करेंगे, उनके वश में भी नहीं है। कास्ट, किसी का कास्ट होना एक इश्क में पड़ने की तरह की प्रक्रिया है। कि जब आपको कुछ फील होता है कि सही है, अदरवाइज आपको लगता है थोड़ा छोटा है, बड़ा है, काला है, मोटा है, ये वो सब बहाने हैं, वो टच नहीं हो रहा ना, टच नहीं हो रहा। अदरवाइज करेक्ट, वो सब ये कि यार आप तो बड़े हो, कई जगह हमें कहते हैं बड़े लग रहे हो, कई जगह कहते हैं छोटे लग रहे हो, कई जगह लगता है पतले लग रहे हो, कई जगह लग रहा है मोटे होते, तो लेना होता है तो वो प्यार में पड़ने की तरह है। हाँ नहीं, सही बोल रहे हो सर, क्योंकि कुछ एक चीज़ें मैं आपको इसका मतलब मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता क्या है, बट जैसे इसका ऑडिशन था तो कुछ था जो कनेक्ट कर गया। मुझे नहीं पता क्या था कि 3 लोग थे फाइनलाइज, उसमें से अगर ऋतिक चूज हुआ तो था, उसकी मैं वैसा क्वांटिफाइबल टर्म में उसको बता नहीं सकता। सेम जैसे आयशा का भी कि कुछ एक चीज़ है जो कनेक्ट कर जा रही है, बट मुझे नहीं पता कि वो क्या है ना। वो बड़ा सही आपने बोला ये चीज़। मतलब आपके साथ तो था कि आप आ जाओ तो मैं तो आई विल बी ब्लेस्ड कि सर को पूछो सर अवेलेबल है। अरेंज मैरिज क्या सर ने बोला हाँ मैं अवेलेबल हूँ, मैं खुश हो गया, अरे सर तो अवेलेबल है। अच्छा, जैसे मैं एक चीज समझने की कोशिश कर रहा था मैं पिछले कुछ टाइम से कि क्या मेकर्स को पता होता है कि उनका शो किस वजह से चला या किस वजह से नहीं चला, शो या फिल्म, या एक्टर्स को पता होता है कि क्यों चीजें परफॉर्म कर रही है, क्यों ये क्लिक हो रहा है और दूसरा क्लिक क्यों नहीं हुआ, कुछ होता है आइडिया ऐसे? बताइए आप लोग। सर सबसे एक्सपीरियंस सर है यहाँ पे। मुझे एक्सपीरियंस करके एकदम ही रिटायर करवाना चाह रहे हैं आप लोग। सर हो गया ना। देख, हाँ मतलब क्या सवाल था? सवाल ये था सर कि मतलब क्या मेकर्स को या एक्टर्स को पता होता है कभी फिल्म रिलीज होने के बाद, शो आने के बाद कि क्या चीज क्लिक नहीं, वो क्यों चला क्यों नहीं चला? वो भी मुझे लगता है वो भी एक प्यार की तरह है कि अगर इश्क हो जाए तो हर नाक टेढ़ी भी अच्छी लगती है, और नहीं हो जाए तो फिर हम अपन सोचते रहते हैं यार उसने पसंद नहीं किया मुझे, शायद मैं थोड़ा मुझ में कुछ कमी थी। और पसंद कर ले तो मैं अपनी तारीफें ढूंढने लगता हूँ। हाँ यार मेरा ये अच्छा था, ये मेरा अच्छा था, ये मेरा अच्छा था, ये मेरा, वो ऑडियंस भी प्यार वाली बात है। नहीं सही आपको नहीं लगता है? हाँ मतलब देखिए, आप जब तक आप बना रहे हैं आप उस टाइम तक एक कन्विक्शन के साथ आप बना सकते हैं। अब वो बन गया है क्योंकि मैंने एक शो बनाया था गुल्लक के पहले, एक चीज़ के करके शो था, मुझे तो बहुत पसंद आया था, उसकी IMDb भी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, बट वो लोगों तक वो नहीं पहुंचा, कनेक्ट नहीं किया, जो भी है। तो अब उस टाइम होता है ना कि आपने तो यार जितने खुशी से और जितना दिल से ये काम किया, गुल्लक किया, वो उतना वो भी किया था सेम, बट वो मुझे समझे नहीं कि हुआ क्या उसमें। तो उसमें फिर आप कमियां ढूंढते हैं, पहले एपिसोड में ये रहा होगा, अब ये वर्क कर रहा है गुल्लक, तो अभी आप सोच रहे हैं वो सही किया था, बहुत सही किया है, ये तो अच्छा था, ये तो मैंने लंबा शॉट लगी। तो अब यही है, कहीं ना कहीं पर बता नहीं सकते कुछ। आपको क्या लगता है? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, स्काई फोर्स का जब वो कैरेक्टर पैंथर, मुझे जेन्युइनली कोई उम्मीद नहीं थी, मैं करके आ गया था जो मुझे दिया गया था, और बड़े मजे से करके आया था। कोई वो नहीं कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ कि इसको कैसे करूँ क्या नहीं। अच्छा, मुंडिया छुट्टी तो स्काई फोर्स मिल गई ना मैडॉक में? हाँ, मैडॉक ने कुछ तो किस्तों में दिया है। तो बट आई वाज रियली ब्लेस्ड टू वर्क विथ माय डायरेक्टर अभिषेक कपूर, स्काई फोर्स के जो डायरेक्टर है। आई लव हिम, ही आई थिंक इज अ ट्रू आर्टिस्ट। उन्होंने और संदीप केवलानी ने मिलकर जी, संदीप केवलानी और उन्होंने मिलकर डायरेक्ट किया है। तो उन्होंने मैं थोड़ा सा बायस इसलिए हो गया था अभी अपने आंसर में, क्योंकि अब जब मेरी फिल्म ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 7 फरवरी को, तो 9 फरवरी को अभिषेक सर का मेरे पास पूरा एक लंबा सा फीडबैक आ गया था। अच्छा, कि स्काई फोर्स के लिए कि इसके मेरे लिए बड़ा नाम करेंगे। तो शो के रिलीज होते ही, लंबी वेब सीरीज है, 9 एपिसोड्स हैं, 50-50 मिनट के एपिसोड्स हैं, तो उनके लिए इट वाज अ वेरी स्वीट जेस्चर फॉर हिम टू सॉर्ट ऑफ वॉच ऑल द एपिसोड्स फॉर जस्ट फॉर मी, कि मैं इसका काम है तो मैं देखूंगा और मैं इसको बताऊंगा कि कहाँ पर ये कैसे क्या कर सकता है। तो उनका जो मेरे पे ट्रस्ट रहा था सिंस स्काई फोर्स, कि आई ट्रस्ट यू विथ ऑल माई हार्ट्स फॉर ऑल द कैरेक्टर्स दैट यू डू, तो उनकी जो बैकिंग है वो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा उस पर बिलीव करता हूँ। और फिर जब ऑडियंस ने वो कैरेक्टर रिसीव किया तो मेरे लिए इट वॉज सरप्राइजिंग, सो आई डेंट नो वॉट वर्कड आउट,
इतना ज़्यादा। सिमिलरली व्हेन आई प्लेड ऋषभ, आई एक्सपेक्टेड इट टू बी लव्ड, कि ऋषभ है एक टिपिकल ग्रीन फ्लैग, तो पसंद तो आएगा, पर इतना आएगा मुझे नहीं पता था। तो जैसा कि आपने कहा कि क्या क्लिक करता है क्या नहीं करता है हमें नहीं पता होता है, हम अपनी जी जान लगा देते हैं, मेहनत कर लेते हैं, उसके बाद ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे सूरज बजाता का जिक्र आता है, जैसे ही सलमान खान का नाम आ जाता है, क्योंकि भाई ने करियर साथ, दोनों भाइयों ने साथ में करियर शुरू किया, सूरज ने सलमान ने, ऑलमोस्ट उसके पहले उनकी हालांकि बीबी को तो ऐसी आ चुकी थी सलमान की, बट मेजरली प्राइमरी जो मेन लीड्स पे दोनों ने साथ में काम शुरू किया। जैसे आता है तो सलमान जैसे सूरज ने उनके बिना 2-3 फिल्में ही बनाई, 2 फिल्में शायद, विवाह बनाई थी, एक विवाह ऐसा है और एक अभी ऊंचाई आई थी। लेकिन सलमान उनके सभी शोज को, फिल्मों को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे, कुछ उन्होंने कुछ भेजा, मैसेज किया, उन्होंने डाला था, उन्होंने तो एक अच्छा पोस्ट किया था उन्होंने, हाँ उन्होंने सोशल मीडिया पे, हाँ कि सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट किया था कि ये शो है, इसको आप जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो उन्होंने, मेरी भी बहुत बात नहीं हुई थी, बट आई एम श्योर उन्होंने शुरुआती 2-3 एपिसोड तो देखे हुए शायद से शो के। अच्छा, जो मुझे सुनने में आया था कि उनको काफी पसंद आ रहा था, हो सकता है पूरा देख भी लिया हो, बट उन्होंने वो देख के, क्योंकि वो पोस्ट डालने वाले थे और उन्होंने डाला, वो जब हमने देखा तो बड़े खुश हो गए कि यार ये तो सलमान सर ने पोस्ट डाला है, उन्होंने देख लिया है ये, तो एक सपोर्ट तो देखिए वो है ही उनका। मेरे इंस्टाग्राम के हाईलाइट पे आज भी वो स्टोरी है, वो मैंने हाईलाइट करके रखी। कहीं मिलना हुआ है सलमान के साथ ऐसे? क्योंकि उनको लेके बहुत सारी दंत कथाएं कि वो नृत्या चलती हैं, सलमान खान ऐसा। आप लोग का कुछ रहा है कुछ पर्सनल कभी टुवर्ड्स हिम? मैं अमिताभ बच्चन जी से मिला हूँ। अच्छा। हाँ, मैं सलमान खान सर से तो नहीं मिल पाया हूँ। मैं एक दफा मिला उनसे, लेकिन बहुत ही ब्रीफली ऐसे पार्टी में, तो ऐसा कुछ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं। सर पार्टी करके आए उनके साथ? सलमान खान नहीं, वो पार्टी नहीं थी, वो गणपति था उसको पार्टी थी। उनके घर पे था कहीं और था? हाँ, उनके सिस्टर के घर में जो होता है ना, आयुष के। सर आपका बेस्ट फ्रेंड बनना है मेरे को सर। आपसे मैं वो नोक-झोंक नहीं करूंगा आपसे। ठीक है, आपकी तो जैसे वेब सीरीज है, बड़ी प्यारी सी कोमल सॉफ्ट सी वेब सीरीज है, बड़ा नाम करेंगे। तो एक तो ये काइंड ऑफ सिनेमा हो गया ना, सॉफ्टर। करेक्ट। फिर दूसरी तरफ एक और सिनेमा बन रहा है ना, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर इस्तेमाल करूँ तो मार्को रिसेंटली आई थी, उसके बाद अभी छाव आई है जो लाउड, थोड़ी सी ओवर द टॉप, वायलेंट। तो आप इन दोनों फिल्मों की, मतलब आप उसको कैसे देखते हैं? मतलब दूसरे किस्म का सिनेमा जो है उसको आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, आप लोग ऐड करना बिल्कुल इसमें, कि मुझे लगता है देखो हर तरह की कहानियाँ आनी चाहिए और हर किसी मेकर को फ्रीडम भी होना चाहिए कहानियाँ बताने का। फिर वो ऑडियंस की चॉइस है कि उन्हें क्या देखना है क्या नहीं देखना। नेचुरली आप अगर मैं अगर इन कहानियों से अट्रैक्ट हो रहा हूँ, या मुझे ऋषिकेश मुखर्जी की बासुदा की फिल्म अच्छी लगती थी, या अगर मैं रिचर्ड लिंकलेटर या अलेक्जेंडर पेन की फिल्में देख रहा हूँ, तो कहीं एक मेरा अट्रैक्शन से होल्ड ओवर, अभी अलेक्जेंडर पेन की फिल्म मुझे बहुत प्यारी लगी, तो कहीं मेरा एक नेचुरल अट्रैक्शन उन फिल्मों में है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं फिल्में मैंने देखी नहीं है, छावा हो सकता है मैं जाऊँ, मुझे बहुत मजा आया देखने में, तो लेकिन वो मैं क्या कहानियाँ बोलना चाहता हूँ और मैं क्या देखना चाहता हूँ उसमें भी एक डिफरेंस है। और मेरे पास सब तरह का ऑप्शन होने चाहिए कि मैं क्यों नहीं वो करूँ। तो नहीं, मेरे हिसाब से तो सब कुछ होना चाहिए, और मुझे हर तरह की कहानियों में कास्ट भी किया जाना चाहिए। बोलो। नहीं, ऑफ कोर्स एज एन एक्टर आई वुड लव टू डू बड़ा नाम करेंगे, कैरेक्टर लाइक प्रेम, कैरेक्टर लाइक ऋषभ, बट एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो लव टू डू विक्की कौशल इन छावा और रणवीर सिंह इन बाजीराव मस्तानी। मैं भी तो अपनी रेंज देखूं, और ऐसा नहीं ऑडियंस उसको पसंद नहीं करती है, ऑडियंस पद्मावत भी पसंद करती है, ऑडियंस एनिमल भी पसंद करती है, ऑडियंस 12th फेल बहुत पसंद करती है, पीकू भी पसंद करती है। तो बेसिकली आपको वो करना है जो ऑडियंस पसंद कर रही है ना? मुझे आई वांट टू डू अ मिक्स ऑफ बोथ, आई वांट टू डू व्हाट आई आल्सो लव। जैसे मैंने कहा कि मुझे करना था ऐसा कोई ऋषभ जैसा कैरेक्टर, तो मैंने वो किया और उसको ऑडियंस ने भी बखूबी सराहा। और एट द सेम टाइम आई वुड लव टू डू चेक माई रेंज, टेस्ट इट, शो माई वर्सेटैलिटी टू ऑडियंस, cater to them. See, ultimately I would tell you, सिनेमा हमारे लिए एक माध्यम है ऑडियंस तक पहुंचने का, कि हम उनको केटर कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो अगर ऑडियंस चाहती है, जो कि आपके मेहमान होते हैं, मेहमान को आप वो परोसते हो जो वो चाहते हैं, तो अगर वो चाहती है कि आज हम ये खाना चाहते हैं, ये स्वाद चखना चाहते हैं, तो आप दो ना, आप उनको दो, वैरायटी दो, ऑप्शंस दो कि आप ये भी देख सकते हो, वो भी देख सकते हो, एंड देन लेट देम चूज। चलिए, बढ़िया रही, शानदार बातचीत रही। हमारे साथ अभी बड़ा नाम करेगी टीम थी, सोनी लिप पे सीरीज आई है, 7 फरवरी को आ चुकी है, 9 एपिसोड की सीरीज है, और आप लोग भी देखिए और इन लोगों को बताइए कि कैसी लग रही है आप लोगों को। वैसे रिएक्शंस तो अच्छे ही आ रहे हैं, मैंने भी कुछ एपिसोड देखे अच्छे, मैं जल्दी खत्म करूंगा, 7 एपिसोड देख चुका हूँ, 2 बचे हैं, मैं फिर फोन करके पूछूंगा।
तो ठीक है, आज की बातचीत यही था। बाकी मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे लल्लन टॉप।